दोस्तों ये है सवाल हमारा दिसंबर 21 डिप्लोमा का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है रिवेन्यू टॉपिक पे IFRS 15 पर। ओके। यहाँ पर आप मान लीजिए, ऑफ कोर्स मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पिक नहीं किया है, मैं उसका एक रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ। मेरी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 30 सितंबर क्रॉस 5 है यहाँ पर। ओके। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। इट सेज दैट ऑन 1 क्रॉस 5, 6 महीने पहले Delta sold a machine to a customer. The machine was manufactured by Delta in March cross 5 and is included in the inventory at its cost price of $250,000. The machine was delivered to the customer on 1st of April, which means that इस दिन मैं सेल रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, लेकिन मुझे और इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई returnability etc. है। सो आगे बढ़ते हैं। It says that as well as providing the machine, Delta also agreed to provide the customer with the maintenance and repair service of the machine for 3 years from the date of sale. Okay? अब यहाँ पर बात आती है कि आप खाली मशीन नहीं बेच रहे हैं, आप मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जानना जरूरी है कि क्या ऐसा तो नहीं है यहाँ पर एक के बदले एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। It says that Delta regularly provides maintenance and repair services on a standalone basis to other customers. इसका मतलब मशीन और रिपेयर ये दोनों इंटीग्रेटेड नहीं है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कम से कम दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हमारे यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है। ओके। Then it says that the total price payable by the customer for both the machine and the maintenance repair service was $500,000. ये आपका टोटल कंसिडरेशन बन गया। ठीक है। अब मेरे लिए जरूरी है इस कंसिडरेशन को डिवाइड करना कि कितना रेवेन्यू एलोकेट किया जाएगा मशीन के लिए और कितना रेवेन्यू एलोकेट किया जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए। ओके। द कस्टमर पेड दिस अमाउंट ऑन 31st ऑफ May। इसका मतलब कोई रिसीवेबल का प्रॉब्लम नहीं है। The normal standalone selling price of the machine was $420,000। जिस दिन आपने सेल किया उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस जो बोलते हैं, $420,000 है। The normal standalone selling price for a 3-year repair and maintenance was $180,000। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इन नंबर्स को यूज करके कितना मेरा मशीन का रेवेन्यू है, कितना मेरा सर्विसेज का रेवेन्यू है, मैं उसे क्लियरली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो तीन कॉन्सेप्ट कवर हो गए। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ये एस्टैब्लिश करना है, दोनों का रिस्पेक्टिव स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस क्या है ये कैलकुलेट करना है, और तीसरा जो मेरे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है उनका कितना रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा वो मुझे यहाँ पर प्रूव करना है, यहाँ पर मुझे एस्टैब्लिश करना है। तो वो कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशंस हमारी रिक्वायरमेंट बननी शुरू हो जाएंगी स्ट्रेट अवे। ठीक है, विद द गिवन इन्फॉर्मेशन। फर्दर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 1 को द मशीन डेवलप्ड अ मेजर फॉल्ट एंड डेल्टा कैरिड आउट रिपेयर्स टोटलिंग $30,000। इसका मतलब जो भी आपका ये खर्चा हुआ है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा बन करके आ जाएगा। Following the repairs, the directors reviewed the condition of the machine and estimated that they would need to carry out further repairs, which is okay. The total additional cost of repairs between 1st of October and the end of the 3 years period would be $155,000। ठीक है, ये मेरा फ्यूचर कॉस्ट्स है। मुझे बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर में इतना खर्चा आएगा उस मशीन की सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को मीट करने का, तो उस मशीन की सर्विस कॉस्ट का सर्विस से रिलेटेड रेवेन्यू कितना है मुझे उसको कंपेयर करना है और ये समझने की कोशिश करनी है कहीं ये किसी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं जा रहा। ठीक है, अगर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो IAS 37 लगा करके हम लोग बात करते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर हम लोग एक लॉस का प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो सेज दीज रिपेयर्स वुड अकर इवनली ओवर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड दिस इज अ 14 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेलेवेंट ही नहीं है, तो मेरे लिए कोई डिस्काउंटिंग की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं आने वाली। तो इसे अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तीनों स्टेप्स की बात करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है। पहले रेवेन्यू, बाद में कॉस्ट की बात करेंगे। ओके, वी आर सेइंग दैट डेल्टा sold a machine on 1st April 2000 cross 5। Okay, it also agreed to, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर लेता हूं यहाँ पे, it also agreed to provide repair and maintenance services। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे बार बार इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, टू द कस्टमर फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है, पहला स्टेप मेरा ये था कि मैं ये एस्टैब्लिश करूं कि मेरे पास एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। ओके, सिंस द repairs and maintenance services are regularly
जो मेरे ऊपर क्वेश्चन में लिखा भी था, राइट, उसको दोबारा रेफर कर लेते हैं। हम लोग इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ये इफेक्टिवली ये कंपनी जो है रेगुलरली ये सब चीजें करती है ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। इसका मतलब ये अलग प्रॉमिस बनना शुरू हो जाएगा। ओके, since the company since the repairs and maintenance services are regularly provided separately by Delta, these would be considered as a separate performance obligation. Okay, okay, hence the contract comprises of two performance obligations, namely the sale of machine and the sale of रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। ठीक है, ये पहला हम लोगों ने पॉइंट एस्टैब्लिश कर दिया। ओके, अब मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे इन दोनों के इंडिविजुअल जो रेवेन्यू होंगे इनसे रिलेटेड, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, मुझे उसकी कैलकुलेशन करनी है। ओके, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स, स्टैंडर्ड ऑन रेवेन्यू आईएफआरएस 15, जो मर्जी बोल दीजिए इसको। सो आईएफआरएस 15 लिख देते हैं इसको चाहे तो। आईएफआरएस 15 requires that the total consideration should be allocated between various performance obligations, ठीक है जी, on the basis of their standalone selling prices। ठीक है, अब यहां पर हम लोग उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। लेट्स से पर्टिकुलर्स। ओके, और यहां पर हम बात करते हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, एंड फाइनली हम बात करते हैं एलोकेटेड प्राइस। ओके, ये आ गया मशीन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मेरे पास दिया गया था 420,000 इफ आई रिकॉल करेक्टली। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास 420,000, और सर्विसेज का जो अमाउंट है मेरा 180,000 का है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दीस टू। ये आ गया मेरा 420,000। ठीक है, एलोकेटेड प्राइस अभी निकाल देंगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ये आ गया था 180,000। तो ये टोटल बन गया मेरा 600,000। ठीक है, एलोकेटेड प्राइस आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि मैं टोटल 5 लाख कस्टमर से रिकवर कर रहा हूं। सो दिस वुड बी 500,000 into 420 डिवाइडेड बाय 600। ये मेरा जो अमाउंट बनेगा ये आ जाएगा 350 का। लाइकवाइज 500,000 into 180 डिवाइडेड बाय 600, ये आ जाएगा 150 का। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया कि मेरे मशीन का कितना रेवेन्यू है और सर्विसेज से रिलेटेड कितना रेवेन्यू है। इस नंबर को यूज करते हुए हम लोग बात करते हैं कि मैं मशीन का रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करने वाला हूं और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज रिलेटेड रेवेन्यू मैं कब और कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, since the machine is sold to the customer on 1st April 2000 cross 5, the revenue amounting 350,000 will be recognized on the same date। अब इसकी जो कॉस्ट थी हमारे क्वेश्चन में दी गई थी $250,000 की। ठीक है, ये जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस, तो इसको आप नेचुरली पीएनएल में लेकर के आ जाएंगे। आप उसे एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ओके, सो व्हाट आर वी सेइंग इज दैट the cost of sales amounting 250,000 will be charged in the income statement on the सेम डेट। ठीक है, तो ये आपका मशीन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। ओके, द रेवेन्यू related to
repairs and maintenance services will be recognized over the period of 3 years from the date of sale of machine. ठीक है, ठीक है, क्योंकि पैसा बीच में आ गया, 31 मई को पैसा आ गया, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू बन गया। मेरे रिपोर्टिंग डेट 30 सितंबर है। सो व्हाट आई वांट टू बी रिमेंबरिंग और माइंडफुल ऑफ, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, व्हाट आई वांट टू बी रिमेंबरिंग इज दैट कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर द रेवेन्यू अप टू 30th September 2000 cross 5 will be recognized in the income statement amounting। अब कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल सा है। यहाँ पर मेरा अमाउंट आ रहा है 1,50,000। ओके, 3 साल के हिसाब से, तो 6 महीने के लिए निकालना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आई कैन सिंपली से दिस विल बी 150,000 इंटू 6/36, ये आ जाएगा 25,000। ठीक है, मंथ्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट ऑफ 125,000 will be shown under deferred revenue, okay, as part of liabilities of this amount। okay, importantly, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 30 सितंबर के बाद 12 महीने का जो भी मेरा डेफर्ड रेवेन्यू है वो करंट पोर्शन है, और उसके अलावा जो बैलेंस बचेगा वो नॉन करंट पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, तो 6 महीने का अमाउंट अगर 25,000 है तो नेचुरली 12 महीने का 50,000 होगा। ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट $50,000, जिसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 12/36 will be shown under current liabilities, and balance 75,000 will be shown as part of non-current liabilities। ठीक है, the repairs, हम लोगों ने बात की थी कि $30,000 का रिपेयर्स आपने इंकर किया था। ठीक है, so we are saying that repairs costing $30,000 will be charged to the operating expenses, charged as operating expenses during the year। okay, now importantly, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपका जो बैलेंस रेवेन्यू है फ्यूचर का, जो फ्यूचर में आप रिकॉग्नाइज करेंगे 125 है। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी जो फ्यूचर रिपेयर्स आने वाली हैं इस मशीन के उस रिपेयर्स के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से 155,000 की है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वहां पर आपका IAS 37 अब आपका जो है वो स्टैंडर्ड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर सेइंग दैट अगेंस्ट द deferred revenue of $125,000 there are expected costs of repairs amounting $155,000। this suggests that the contract would be an onerous contract under the IAS 37, which is provisions, contingent liabilities and contingent assets। okay, accordingly Delta needs to create a provision for loss amounting the difference, जो भी आपका बनता है यहाँ पे, amounting $30,000, right, which is of course 155 minus 125। ठीक है, इस तरह से आप उसे नंबर को आप क्रिएट कर पाते हैं, इन टर्म्स ऑफ वैलिडेट कर पाते हैं कि 30,000 नंबर आया कहाँ से है। ओके, नाउ ध्यान रखने वाली चीज है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि ये रिपेयर्स भी जो होंगी 155 की, ये भी दे वुड आल्सो अकर इवनली ओवर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि मैं ये जो प्रोविजन बना रहा हूँ $30,000 का, ओके, राइट,
this provision will be split between this provision of $30,000 will be split between $12,000। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि 2.5 साल बचे हैं, 2.5 साल में से 12 महीने का जो प्रोविजन होगा, क्योंकि ओवर द पीरियड रिलीज होगा पिगेंडल में, तो ओवर द पीरियड में ऑफ कोर्स उसको रिलीज करूंगा, तो 12 महीने का प्रोविजन करंट पोर्शन बनेगा, विच इज बेसिकली 30,000 इंटू 12/30, ठीक है, एंड और एज current liability and remaining 18,000, which is simply into 18/30 as non-current liability। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आप एड्रेस कर पाते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर आमतौर पे इस तरह से आपको आपका एग्जामिनर टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एंड आई थिंक इफ यू आर क्लियर कि रिक्वायरमेंट में क्या क्वेश्चन में लिखा क्या गया, इंफॉर्मेशन क्या है, उसे आप ब्रेक डाउन कर देते हैं स्टेप्स में, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस टू डू अगर एग्जामिनेशन में इस तरह का सवाल आता है तो। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे थे। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।